लेकिन सबसे पहले बात केजरीवाल की। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाली पार्टी के सर्वोच्च नेता करप्शन के आरोप में ईडी के निशाने पर हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 2 नवंबर को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया। इसके मायने क्या है? आखिर केजरीवाल के साथ क्या होने वाला है? आप देखिए हमारी ये इनसाइड स्टोरी। मनीष सिसोदिया जेल गए। संजय सिंह जेल गए। दिल्ली शराब घोटाले में आपके 2 दिग्गज जेल में हैं। अब क्या केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? क्या शराब घोटाले में केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं? क्या शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप सलाखों के पीछे होगी? ये सवाल हवा में तैर रहे हैं और इन सवालों के पीछे है ईडी का नोटिस। शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी के दफ्तर से केजरीवाल के नाम का नोटिस निकला तो आम आदमी पार्टी सीधे केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई। 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि वो चुनाव में अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते हैं। तो इसलिए अब आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को जेल में डाला जा रहा है। छापेमारी की बात है, आज तो हर एक पे छापा पड़ रहा है। कौन किसके लिए शोक मनाएगा? तो हर राज्य के अंदर जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके पीछे पड़ी हुई है। तो इसके अंदर तो सभी लोग जो है इसको सह रहे हैं, इसको देख रहे हैं। इससे पहले अप्रैल के महीने में शराब घोटाले में केजरीवाल से पूछताछ हुई थी। 14 अप्रैल को सीबीआई ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। 16 अप्रैल को सीबीआई ने केजरीवाल से करीब 9.5 घंटे पूछताछ की थी। तब केजरीवाल से सीबीआई ने शराब घोटाले से जुड़े 56 सवाल पूछे थे। तब सीबीआई ने कहा था कि 2 प्रमुख गवाहों ने एजेंसी को बताया है कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आबकारी नीति की ड्राफ्ट कॉपी तैयार की गई है और उसके साथ ही आबकारी अधिकारी को दी गई और लागू की गई। तब केजरीवाल से पूछताछ को आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक साजिश बताया था, लेकिन इस बार पूछताछ के लिए बुलावा ईडी की तरफ से आया है और इस पूछताछ के नोटिस के पीछे जांच एजेंसी के पास सॉलिड वजह भी है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने शराब कारोबारी और शराब घोटाले के मुख्य आरोपी समीर महेंद्रू से फेस टाइम ऐप पर बात की थी। बातचीत में केजरीवाल ने समीर महेंद्रू को आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर पर भरोसा करने को कहा। ईडी की पूछताछ में समीर महेंद्रू ने अधिकारियों को बताया था कि विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल के साथ उसकी मुलाकात तय की थी, लेकिन बात नहीं बनी। ईडी के मुताबिक केजरीवाल ने शराब नीति को लेकर आंध्र प्रदेश के सांसद मगुंता श्रीनिवासलू रेड्डी से मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, शराब घोटाले के आरोपी और अब सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने कहा है कि मैं केजरीवाल से उनके घर पर मिला, इसीलिए विरोधी अब केजरीवाल की तरफ उंगली उठा रहे हैं। क्या इतना बड़ा स्कैम बिना केजरीवाल के आशीर्वाद से हो सकता है क्या? तो गलती करेंगे आप, भ्रष्टाचार करेंगे आप, अपराध करेंगे आप और कार्रवाई होगी तो परेशानी है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सभी बार बार कहते थे कि पूरा ये मामला बिल्कुल फर्जी है। आज तक अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे महाघोटाले पर एक शब्द स्पष्टीकरण का नहीं कहा। दिल्ली में जिस दिन नई शराब नीति लागू हुई थी, उसी दिन से इसमें घोटाले का आरोप लगता रहा है। केजरीवाल सरकार ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की गई। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाया। 22 जुलाई 2022 को उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई जांच का आदेश होने के बाद 30 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को वापस लेने का फैसला किया। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने शराब घोटाले में पहली एफआईआर दर्ज की थी। तब सीबीआई ने 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। मुझे लगता है इस पूरे लीकर मामले में सियासत का कोई लेना देना नहीं। एलजी ने इसको सीबीआई जांच के लिए दिया था, सीबीआई ने जांच की, उसके बाद ईडी ने जांच की, उसके बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और ये बहुत स्पष्ट कहा कि 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस कोरोना का बहाना लेकर किस आधार पर माफ की गई।
30 करोड़ रुपए एक वेंडर के किस आधार पे माफ किए गए? मुझे लग रहा है 36 जोन में दिल्ली को कैसे बांटा गया, ये पूरा जो स्कीम था ये पूरा सुनियोजित था। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब केजरीवाल से पूछताछ की तैयारी है, लेकिन ये पूछताछ ऐसे वक्त में हो रही है जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। विपक्ष बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहा है, इसलिए आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार चुन चुनकर विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। अगर सब संस्थाएं पॉलिटिकल लोगों के पीछे लग जाएंगी, अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिल गया, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इनका नोटिस कोई भी दे सकता है। इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख लोगों को इस प्रकार से झूठे मुकदमे, झूठे फायर, फिर सीबीआई, फिर ईडी करके ये सबको पॉलिटिकली ख़त्म करने का काम ईडी को दिया है। अगर केजरीवाल आपके पार्टी में आ गया तो हरिश्चंद्र बन जाएगा, सत्यवादी। एजेंसीज का दुरुपयोग तो केंद्र सरकार बहुत लंबे समय से कर रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है, देश पूरा सच्चाई जान चुका है। ईमानदारी की राजनीति का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी अब करप्शन के कटघरे में खड़ी है। पार्टी की टॉप लीडरशिप के दामन पर शराब घोटाले का दाग लगा है। ऐसे में अब नजर 2 नवंबर पर है कि क्या 2 नवंबर को केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, केजरीवाल का जो होगा सो होगा, लेकिन इस समय महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसने शिंदे सरकार की चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग ऐसी भड़की, कई जिले सुलग रहे हैं। आखिर महाराष्ट्र में यह आग किसने लगाई? इस आंदोलन ने कैसे शिंदे सरकार को बैकफुट पर ला दिया है? रिपोर्ट देखिए। विधायकों और नेताओं के घर और दफ्तर जलाए गए, कहीं गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, कहीं बसों में तोड़फोड़ की जा रही है। महाराष्ट्र के कई जिलों में इस समय भीषण अराजकता का आलम है। जहां देखो वहीं भीड़ मराठा आरक्षण की मांग को लेकर उपद्रव पर आमादा है। विधायकों के घर, दफ्तर ही नहीं, पार्टियों के दफ्तर भी टारगेट पर है। ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में उपद्रवी भीड़ के सामने पूरा सिस्टम सरेंडर कर गया है। सवाल यह है कि आखिर महाराष्ट्र को कौन जला रहा है? मराठा आरक्षण के नाम पर हिंसा कौन भड़का रहा है? आंदोलन के नाम पर आत्महत्या के लिए कौन उकसा रहा है? ऐसी कोई सरकारी बस नहीं बची जिस पर भीड़ ने पथराव न किया हो और जिनके शीशे न टूटे हो। ये बीड के बस डिपो की तस्वीरें हैं। की सबसे भयावह तस्वीर महाराष्ट्र के बीड जिले में देखने मिली। ये बीड एसटी डेपो की तस्वीर है। आप देखिए कि यहाँ पर 60 से 70 की संख्या में बसें मौजूद हैं। कल रात की घटना है जब हजारों की संख्या में मराठा आंदोलनकारी यहाँ पे इकट्ठा हुए। पहले उन्होंने इन बसों पर पत्थरबाजी की है, उसके बाद एक एक कर इन सभी बसों को आग के हवाले करने की कोशिश की गई। दरअसल ये आग भड़की है महाराष्ट्र के जालना जिले में शुरू हुई बेमियादी भूख हड़ताल के बाद। जालना में मराठा आरक्षण एक्टिविस्ट मनोज जरांगे पाटिल अनशन पर बैठे हैं। मराठा समुदाय के लोग ओबीसी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मांग रहे हैं। ये आंदोलन महाराष्ट्र के कई जिलों में फैल चुका है और भीषण हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं। पंढरपुर में उपद्रवियों ने बस से यात्रियों को नीचे उतारकर बस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। बीदर जिले के भालकी तालुका में उपद्रवियों ने कर्नाटक ट्रांसपोर्ट की बस को आग लगा दिया। कोल्हापुर जिले के शिरोल में एसटी बस में तोड़फोड़ की गई। पुणे में हाईवे पर आगजनी कर दी गई, जिससे मुंबई सातारा हाईवे पर करीब 6 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वहीं नांदूर के पास नेशनल हाईवे 6 पर मराठा आंदोलनकारियों के विरोध प्रदर्शन के चलते कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। इस आंदोलन के दौरान भीड़ ने उन विधायकों को भी निशाना बनाया जो कि आरक्षण की मांग पर उनके साथ खड़े नहीं। भीड़ में जिन विधायकों या नेताओं के घर पर आगजनी की गई उनमें शामिल हैं एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक प्रकाश सोलंकी, एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक संदीप क्षीरसागर, शिवसेना नेता कुंडलिक खांडे का ऑफिस, बीड में एनसीपी शरद पवार गुट का ऑफिस, बीड में नगरपालिका की इमारत। मेरे पीछे जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं 4 मंजिला इमारत, ये एनसीपी शरद पवार गुट का पार्टी दफ्तर है, जिला दफ्तर है, जिसको कल आंदोलनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। उसके बाद ये तस्वीर देखिए आज सुबह की कि किस तरीके से जो बिल्डिंग का आधा हिस्सा है वो पूरी तरीके से आग की चपेट में आ गया है। आपको चारों तरफ जो है वो कुर्सियां जली हुई दिखाई दे रही होंगी, साथ ही साथ पार्टी का जो झंडा है वो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। आप दूसरी तरफ तस्वीर देखिए कि एनसीपी शरद पवार गुट के जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल, उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाई दे रही होंगी। इससे भयभीत कुछ मराठा विधायक पार्टी लाइन छोड़कर आज मुंबई में राजभवन के बाहर प्रोटेस्ट करने पहुंच गए। इनमें एनसीपी अजित पवार गुट, शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस के विधायक शामिल थे।
वहीं मुंबई के भायखला में मराठा समुदाय के लोगों ने सरकार के रुख के खिलाफ सामूहिक मुंडन आंदोलन किया। महाराष्ट्र सरकार ने 2018 में मराठा आरक्षण बिल विधानसभा में पास किया था, जिसमें मराठा समुदाय को 16% आरक्षण को मंजूरी दी गई थी। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समुदाय के लिए सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को रद्द कर दिया। एससी के 1992 के आदेश के मुताबिक किसी भी राज्य में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। महाराष्ट्र में 52% आरक्षण पहले से चला आ रहा है। स्वयं मनोज जरांगे पाटिल साहब ने अपील किया महाराष्ट्र की जनता को कि किसी को भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, पथरावबाजी नहीं करनी चाहिए, अहिंसा की मार्ग से, शांतता की मार्ग से आप लोग आंदोलन करें, कि किसी ने भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। सरकार पॉजिटिवली आगे बहुत स्पीडली जा रही है, सरकार के ऊपर थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि जल्द से जल्द ये आरक्षण देने के लिए जो भी उपाय योजना करनी चाहिए वो करने के लिए हमारी गवर्नमेंट बांधिल है। आरक्षण आंदोलन की आग में हाथ जला चुकी शिंदे सरकार ने अब बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बीच महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग में आज मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए जस्टिस संदीप शिंदे की अंतरिम रिपोर्ट को मंजूर कर लिया गया है। ये तय किया गया है कि मराठा समुदाय को कुणबी कास्ट सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कृष्णा ठाकुर, लता शर्मा के साथ मृत्युंजय कुमार सिंह, एबीपी न्यूज। महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण की आग को ठंडा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के एक एक्शन पर हिंदू मुसलमान वाली राजनीति शुरू हो गई। योगी सरकार ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से जमीन का एक हिस्सा वापस लेने का फैसला किया। इसे अखिलेश यादव आजम के मुस्लिम होने से जोड़ रहे हैं। तो क्या अखिलेश आजम पर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? कितने लोगों ने जौहर यूनिवर्सिटी को चंदा दिया है बताओ उठाकर। डूब कर मर जाऊं मैं शर्म से। मैं तुम्हारे कल के लिए दर की ठोकरें खाता फिरा, भीखे मांगता फिरा, दामन फैलाता फिरा कि मेरे बच्चों के लिए जाना चाहिए। तुमने नहीं दिया। मैं दुनिया भर से मांग के लाया। आज ईडी की जांच चल रही है मेरे पर, हथकड़ियां इंतजार कर रही है मेरा, इसूर में कैद की गोशनियां मेरा इंतजार कर रही है तुम्हारे बच्चों को। ये दिया जो यूनिवर्सिटी आजम का सबसे बड़ा सपना थी, जो यूनिवर्सिटी रामपुर को आजम का सबसे बड़ा तोहफा थी। मैं तुम्हें बेहतरीन शहरी बनाना चाहता था। मैं तुम्हें हिंदुस्तान का सबसे अच्छा शहरी बनाना चाहता था। मैं तुम्हारे बच्चों को कलेक्टर और एसपी की कुर्सी पर बैठाना चाहता था। तुम्हारे दिल और दिमाग का इलाज करने वाला डॉक्टर बनाना चाहता था। वही यूनिवर्सिटी अब आजम के लिए नई परेशानी की वजह बन रही है। आजम के इस विवादित सपने पर योगी सरकार का एक और हथौड़ा चला है। योगी कैबिनेट की बैठक में जौहर यूनिवर्सिटी से 41,181 वर्ग फीट जमीन वापस लेने का फैसला हुआ। ये जमीन रामपुर के मुर्तजा हायर सेकेंडरी स्कूल को दी गई थी। मुर्तजा स्कूल से ये जमीन जौहर यूनिवर्सिटी के नाम ट्रांसफर कर दी गई थी। 100 रुपए सालाना लीज पर जमीन जौहर यूनिवर्सिटी को दे दी गई थी। साल 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद मुर्तजा स्कूल की जमीन जौहर यूनिवर्सिटी के नाम ट्रांसफर की गई थी। ये मामला 1990 के आसपास का है। यहाँ एक स्कूल हुआ करता था रामपुर में, राजकीय मुर्तजा स्कूल। आजम की नज़र उस ज़मीन पर बरसों से थी। तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट रहे के चौधरी के द्वारा उस ज़मीन को पहले जौहर ट्रस्ट के नाम आवंटित किया गया और उस आवंटन के बाद सपा सरकार बनने के बाद आजम ने उसको व्यक्तिगत तौर पर लीज को ट्रांसफर करवा लिया। योगी सरकार ने लीज की शर्तें तोड़ने के कारण जौहर यूनिवर्सिटी से जमीन वापस लेने का फैसला किया है। लीज की शर्तों के मुताबिक जमीन पर 1 साल में यूनिवर्सिटी बननी थी। लीज की शर्त के मुताबिक जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे काम में नहीं होना था। लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद भी वहां यूनिवर्सिटी नहीं बनी। जमीन के एक हिस्से पर आजम खान का स्कूल चल रहा था, वहीं जमीन के दूसरे हिस्से पर समाजवादी पार्टी का दफ्तर चल रहा था। आजम खान के मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की जिस लीज को निरस्त किया है वो ये बिल्डिंग है दारुल अवाम, जो समाजवादी पार्टी का यहाँ पर आजम खान का दफ्तर है। इसी दफ्तर में बैठकर आजम खान अपने तमाम कामों को अंजाम देते हैं। और इसके बराबर में जो एक बिल्डिंग है, जो लाल रंग की बिल्डिंग है, लाल और सफ़ेद, इसके अंदर रामपुर पब्लिक स्कूल जो है वो संचालित होता है आजम खान का।
इसी शिकायत पर कैबिनेट ने जमीन की लीज रद्द कर दी, लेकिन आजम की परेशानी यहीं खत्म नहीं होने वाली। सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की जांच के लिए डीएम के नेतृत्व में एक जांच कमेटी भी बनाई गई है। अब जब एक्शन हो रहा है तो इसमें भी हिंदू मुस्लिम वाला एंगल तलाशा जा रहा है। उनके मुस्लिम होने की वजह से और समाजवादी पार्टी के नेता होने की वजह से वो बीजेपी के लोग चाहते हैं कि किसी और मुद्दे पर बहस नहीं हो, किसी और विषय पर बात ना हो, इसलिए जानबूझ करके इस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की नींव 2006 में मुलायम सिंह यादव ने रखी थी। सितंबर 2012 में मुलायम सिंह ने ही यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था। करीब 250 एकड़ में फैली आजम का सपना कही जाने वाली ये यूनिवर्सिटी पहले दिन से ही विवादों में रही। यूनिवर्सिटी पर तय शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप लगता रहा है। ट्रस्ट के नाम पर खरीदी गई जमीन की खरीद फरोख्त में नियमों की अनदेखी का आरोप है। आजम पर यूनिवर्सिटी के लिए शत्रु संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बताकर कब्जा करने का भी आरोप है। जमीन के गलत तरीके से आवंटन का आरोप है। अनुसूचित जाति के लोगों की 101 बीघा जमीन बिना अनुमति के खरीदने का भी आरोप है। कई किसानों ने जबरन जमीन कब्जाने का आरोप भी लगाया। इतना ही नहीं, 2022 में एक मदरसे से चोरी हुए फर्नीचर और किताबें भी जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद की गई थी। हालांकि इसे भी आजम खान अपने खिलाफ साजिश बताते रहे हैं। पहले दिन एसपी ने यह कहा कि 100 किताबें, और जिस कंप्लेनेंट से कंप्लेंट कराई है सादे कागज पे लेकर उसके दस्तखत ले लिए, उसने ये कहा कि मुझसे डीएम ने कहा था, और उसे रिपीटेडली कहा, ये आप बाइट देख लीजिए उसकी, 3 बार कहा उसने कि मुझसे डीएम ने कहा था। प्रेशराइज करके आप हमारे खिलाफ लोगों से शिकायतें लोगे, जमीनों की शिकायतें लोगे। जिन लोगों की जमीनों की शिकायत ली है ये हाई कोर्ट में हलफनामा दे चुके हैं। आजम खान पर जमीन कब्जाने के 26 से ज्यादा केस दर्ज किए गए थे। फिलहाल अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम खान जेल में है। अब योगी सरकार के इस फैसले से आजम की परेशानी और बढ़ेगी, ये तय है। रामपुर से उबैदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। देश की खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं इजराइल हमास जंग की। यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी की जो ताजा रिपोर्ट आई है वो बेहद झकझोरने वाली है। गाजा में इजरायली हमले में अब तक जो मौतें हुई उनमें सबसे ज्यादा बच्चे हैं। 25 दिन से जारी इजराइल के हवाई हमले से खंडहर हो गई गाजा सिटी। जहां नजर दौड़ाइए मलबा ही मलबा दिख रहा है, तबाही ही तबाही नजर आ रही है। इमारतों के इसी मलबे के बीच दबे मासूमों को इस तरह निकालकर बदहवासी में सीधे अस्पताल पहुंचा रहे हैं लोग। तो इजराइल पर हमला हमास ने किया। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में तबाह गाजा हो गया और उसकी सीधी चपेट में आए ज्यादातर बच्चे और महिलाएं। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट बता रही है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक में अब तक 8,309 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 3747 बच्चे हैं, जबकि 2062 महिलाएं हैं। यानी मारे गए फिलिस्तीनियों में 70% बच्चे और महिलाएं हैं। हालांकि इजरायली सेना का कहना है कि उसने पिछले 24 घंटे में हमास के 300 ठिकानों को तबाह किया है। लेकिन रिपोर्ट्स बता रही हैं कि गाजा पट्टी में 50% से ज्यादा रिहायशी इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। इजराइल ने गाजा पर आज सुबह भी एयर स्ट्राइक की। इजराइल के हमलों की तीव्रता का आलम यह है कि उत्तरी गाजा के आसमान पर आतिशबाजी जैसा नजारा दिखा। इजराइल ने हमास से बदला लेने के चक्कर में भले ही गाजा को तबाह कर दिया, लेकिन हमास ने अभी भी रॉकेट दागना नहीं छोड़ा है। हालांकि इजराइल के तेल अवीव में आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट हमले को नाकाम कर दिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।